हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SUSM एकेडमी। मेरा नाम है ललित कुमार कंबोज। इससे पहले हम लोग एक पार्ट 1 में माइनर का पेपर जिसका नाम था एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस पढ़ा था। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा जो पेपर एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, ये सारे कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। ये BA के साथ MA में भी इसको पढ़ते हैं हम लोग। ओके। और उसके बाद जो भी हमारे एलाइड एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी हम इसको पढ़ते हैं और ये एग्ज़ाम में आता है। ये क्वेश्चन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैंने जो जलवायु परिवर्तन और इसके प्रयास और ये कहाँ कहाँ इसका सम्मेलन हुआ, ये हज़ारों बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये छोटे से छोटे एग्ज़ाम जैसे कि सिपाही या कोई पटवारी का एग्ज़ाम होता है, इसके साथ ही एलाइड ये PCS होता है, SSC, बैंक, PO, रेलवे, PCS, और यहाँ तक कि IAS में भी ये क्वेश्चन आया है। इस तरह के क्वेश्चन ये एकदम बर्निंग क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना चाहिए। ये केवल ये मत सोचें कि हम इसको BA या MA में ही अपना नंबर अच्छा लाने के लिए पढ़ेंगे, बल्कि हमको इसको कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी अच्छे से पढ़ना है। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो सभी देखें, न केवल वो देखें जिनके पास ये BA में सब्जेक्ट है, बल्कि ये लोग वो भी देखें जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो अब किसी जो है जॉब में जाना चाहते हैं। ओके, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जलवायु जो परिवर्तन होता है उसके लिए क्या क्या प्रयास वर्ल्ड में स्टार्ट हुए हैं। तो सबसे पहला प्रयास जो हुआ है 1972 में, हमने बताया था कि ये स्टॉकहोम में, जो स्वीडन की कैपिटल है, जो यूरोप में स्वीडन ये देश है, और इसमें ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। और उसके बाद जो है इसी के आधार पे UNEP का निर्माण हुआ, जिसका मुख्यालय अफ्रीका के नैरोबी शहर में है, जो कि केन्या की कैपिटल है। कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि UNEP क्या है, UNEP की ये जो है कब ये फाउंड हुआ है, किस सन में ये बना है, इसका ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखें। जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो पूरा पार्ट उसको देख ले। ओके, नाउ हम आगे शुरू करते हैं इससे आगे। ओके, इसके बाद जो है, जो हमने 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन पढ़ा था, तो इसमें इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हजारों बार ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये कई बार रगड़ा जा चुका है अलग अलग पेपर में। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, पृथ्वी सम्मेलन किस सम्मेलन के 20 वर्ष के बाद हुआ, किस शहर में हुआ, किस देश में हुआ, किस से रिलेटेड था। तो हमें जानना है कि पृथ्वी सम्मेलन जो है ये ब्राज़ील शहर में हुआ, और ये ब्राज़ील ब्राज़ील कंट्री के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ। 20 वर्ष बाद किसके हुआ, 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के लिए बाद। और ये स्टॉकहोम सम्मेलन किससे रिलेटेड था, ये मैंने बताया था कि ये सब चीज़ें ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए है, बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व करने के लिए है, वन्य जीवों को बचाने के लिए है, पोल्यूशन इस कम करने के लिए है। तो पृथ्वी सम्मेलन भी इसी से रिलेटेड था, ताकि हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत कर सके। इस सम्मेलन को ये भी पूछ सकता है, पृथ्वी सम्मेलन को हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं क्योंकि ये रियो शहर में हुआ है। इसको हम स्टॉकहोम 20 भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि 20 साल बाद 1972 के हुआ है। इसको हम एजेंडा 21 भी कहते हैं। 21 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 21वीं शताब्दी चल रही है। सन 2000 से लेकर के 2099 तक 21वीं शताब्दी चलेगी। अगर कोई 20वीं शताब्दी की बात करता है, तो 20वीं शताब्दी का मतलब है कि 1900 से लेकर के 1999 तक ये होगी 20वीं शताब्दी, क्योंकि 19 तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद चला 1901, 1902। जैसे हम लोग देखा होगा आप लोगों ने भी कि किसी ने 38 साल कंप्लीट कर लिया, किसी की उम्र 38 साल हो गई, तो अब इसको 39वां साल चल रहा है, क्योंकि ये 38 साल 2 महीने का हो गया, फिर कभी 3 महीने का होगा, ऐसे ऐसे करके कौन सा साल चल रहा है, 39वां। अब ये देखिए 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 2000 तक 20वीं शताब्दी कंप्लीट होगी, और उसके बाद 21वीं शताब्दी। तो चाहे क्वेश्चन कोई पूछता है कि रियो सम्मेलन क्या है, तो ये भी पृथ्वी सम्मेलन है। कोई पूछता है कि स्टॉकहोम 20 क्या है, तो ये भी पृथ्वी सम्मेलन है। एजेंडा 21 क्या है, ये भी पृथ्वी सम्मेलन है। आप लोग एक 2015 का क्वेश्चन आया था IAS में, UPSC का एग्जाम होता है एक IAS का एग्जाम, जिसके थ्रू आप DM, किसी जिले के SP, या IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज होती है, इनकम टैक्स कमिश्नर जिसके तहत बनता है, इसमें एजेंडा 21 डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ये पूछा था इन्होंने कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो सीधी सी बात है, एजेंडा 21 संबंधित है ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए।
तो ये हमें देखना है। ठीक, अब इस सम्मेलन में क्या हुआ, इस सम्मेलन में तय किया गया है कि अब हम पहले तुम 20 साल बाद मिले हैं ये लोग अब इस पे बात करने के लिए मुख्यतः, लेकिन अब इन्होंने कहा कि हम प्रत्येक वर्ष देश, मतलब विश्व के, दुनिया के बहुत सारे देश मिलकर के इसमें प्रतिभाग किया था, तो अब कहा कि हर साल सम्मेलन होगा, क्योंकि ये बर्निंग टॉपिक हो चुका है, बर्निंग ये इशू है पूरे वर्ल्ड का कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे बहुत सारी प्रजातियाँ, बहुत सारे जीव इससे जो है लुप्त हो गए हैं, इससे बहुत सारी बीमारियाँ ह्यूमन में आ गई हैं, और बहुत सारी समस्या इसमें पेड़ पे, पौधे पे, जीवों पे, जंतुओं पे, ये सब जो है सफ़र कर रहे हैं। तो हमें हर साल मिलना होगा ताकि हम कुछ ना कुछ जो है इसका सोल्यूशन निकाल सके, और जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं कंट्री, उन पे भी हम कुछ जो है शिकंजा कस सके, और इसमें बात हम लोग करेंगे बैठ करके। ये बात इसमें रियो सम्मेलन में हुई थी। अब जब हर साल होगा तो उसको बोला गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका मतलब अब ये कोप आयोजित होगा, मतलब एक कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी किसकी, पार्टीज की। यहाँ पार्टीज का मतलब फिर मैं बताना चाहूँगा कि पार्टीज का मतलब यहाँ पे कंट्री से है, ये कंट्री की कॉन्फ्रेंसिस होगी। अब कोई पूछे कोप किससे रिलेटेड है, कोप आपका कब शुरू हुआ था, रियो डी जेनेरो सम्मेलन में, और बात हुई थी हर साल हम मिलेंगे और हम बात करेंगे किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज को रोकने के ऊपर ही। ओके, ये क्या जा रहा है, ओके। अब सबसे जो खास, कोप लास्ट का कब हुआ ये भी पूछ सकता है। कोप लास्ट का कब हुआ, कोप लास्ट हुआ हमारा 2023 में अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ है, यूएई में है, जो कि अरब कंट्री है, राइट। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, उनसे तो उनको तो ज़रूर याद रखना चाहिए, जो बीएमए में लिख के आते हैं और वो पेपर इसको जो लिखेंगे वो, या ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होता है, इसको टिक करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बन सकता है, राइट। इसके बाद जो है इसी क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो सबसे बड़े अच्छा समझौता और सबसे बड़ा समझौता जो माना जाता है, वो माना जाता है पेरिस समझौता। ये जलवायु परिवर्तन के ऊपर ये हुआ था 2015 में। तो सबसे पहले हमने देखा 1972 में स्टॉकहोम में हुआ, उसके बाद 20 साल बाद 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ। ओके, और उसके बाद जो है या अब 92 से ये शुरू हुआ कि हर साल हम COP कोप हम इसको जो है आयोजित करेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। किसके ऊपर होगा, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। एक जो महत्वपूर्ण समझौता बहुत बार आता है और बहुत बड़ा समझौता है, ये 2015 में हुआ था एक पेरिस शहर में, जो कि फ्रांस का शहर है, और इसके ऊपर कुछ एग्रीमेंट विभिन्न देशों के बीच में हुआ था। ठीक, ये देखो लिखा है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के लिए 2015 में जलवायु परिवर्तन पर कोप 21, ये कौन सा था कोप यहाँ पे हो रहा था जो पेरिस में, 21वां नंबर था। अब 28वां नंबर कहाँ हुआ है, 28वां नंबर हुआ है यूएई में। पहला कोप भी पूछ सकता है कि पहला कोप कब हुआ था, 1995 में हुआ था, ये याद रखना है। जो बेसिकली जो मेन क्वेश्चन है, एक तो आपका पेरिस समझौता, और एक जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर आप अगले साल एग्जाम देने जाएंगे तो उसको याद रखना कि कब कोप कहाँ हुआ है। 2023 का मैंने बता दिया, 2024 का जहाँ होगा उस टाइम पे आपको याद रखना है इसको। तो ये जो है इसका आयोजन किया गया। एक इसमें बहुत खास और आता है, UNFCCC, ये भी एक समझौता है। ये दरअसल क्या है, सारे समझौते मिक्सअप हैं, इसको अलग अलग करके हमको पढ़ना पड़ेगा, काट काट करके। तो ये क्या था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी एक समझौता था। ये समझौता कब प्रभावी हुआ, आपस में ही वहीं पे 1994 से। कब बात हुई इसकी, इसकी बात हुई थी रियो डी जेनेरो सम्मेलन में। किस चीज़ से रिलेटेड था ये भी ग्रीन हाउस गैसेज को कम करेंगे हम। अब अगर ग्रीन हाउस गैसेज समझ में नहीं आया तो आप पिछली वीडियो देखे जा करके, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, किस तरह ये आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है, किस तरह ये पेड़ पौधों को प्रभावित कर रही है, किस तरह ये कृषि को प्रभावित कर रही है, किस तरह ये हिमनद और आपका जो है समुद्र का लेवल बढ़ सकता है, उससे क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती है। जब इतनी समस्याएं पैदा होंगी तो सीधी सी बात है हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा तो बहुत सारे देश मिलकर के इस पर बात कर रहे हैं कि हम कैसे इसको ग्रीन हाउस गैसेज को कम करें। तो यूएनएफसीसी की भी बात रखना है। यूएनएफसीसी किसका समझौता है, ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। मैं आपको फिर बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस जो है ये भी देशों का एक समूह है, इसमें 193 देश शामिल हैं, ठीक। और ये दूसरी बात, इसका मुख्यालय कहाँ है, यूएसए अमेरिका में, और इसका जो है वो न्यूयॉर्क में इसका यूएसए के
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं जो भी BMA का पढ़ाऊंगा आपको, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या इकोनॉमिक्स हो, या सोशियोलॉजी हो, ये मान के चलना कि वो क्वेश्चन वही अच्छे BMA में भी आते हैं जो कंपटीशन में आते हैं। तो दोनों चीज़ ऐसी रहेगी जो कंपटीशन में आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये तो आप मान के चलिए बिल्कुल। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जितना भी मैंने पढ़ाया है कि ये आपको तैयार करते हुए इसको चले, इसको लिखते चले, छोटा सा नोट्स बना ले। और एक बात और ध्यान रखना है कि आप वीडियो देखेंगे तो उसको ऐसे मत देखें लेट करके, एक कॉपी पेन ले ले और इस कॉपी पेन को ले करके इसको साथ साथ नोट करते चलें। जो समझ में ना आए उसमें कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और जो भी प्रॉब्लम हो, कोई किसी अदर सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो, वो भी मैं बना करके आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे फिर इसी की, हम आते हैं पेरिस समझौता की, किसके तत्वाधान में हुआ है, UNFCCC के। UNFCCC क्या है? UNFCCC ये आपका जो है कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। कब प्रभावी हुआ? 1994 में। कब इसकी बात हुई थी? 1992 में। 1992 में क्या हुआ था? रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ था, किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। एक तो सबसे खास बात जो इसकी आपको याद रखना है कि इन्होंने कहा था कि 21वीं शताब्दी के अंत तक इस समझौते में, किस समझौते में? पेरिस समझौते में, कि हमें अब जो टेम्परेचर है धरती का, पृथ्वी का, वो 2 डिग्री की वृद्धि तक सीमित रखना है। प्रयास तो करना है हमें 1.5 डिग्री तक। किससे? लगभग ये औद्योगिक क्रांति को, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। ये कब हुई थी? ये लगभग हुई थी 1780 से शुरू हुई थी। ये क्या होती है भाई? इसमें होती है कि जो भी हमारे उद्योग थे, अब हम मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। अब मशीनों का, जैसे पहले हम हाथ से कपड़ा बनाते थे, हथकरघा से कपड़ा बनाते थे। अब पहले जो है भाप का, ये इंजन भी उस टाइम पे कोयले का आ गया था, भाप का इंजन बन गया था, मशीनें काम करने लगी थी, उत्पादन ज़्यादा होने लगा था। जब मशीनें काम करेगी उससे धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा, विभिन्न तरह की प्रदूषणकारी गैसें निकलेंगी, ग्रीन हाउस गैसेज निकलेगी। ग्रीन हाउस गैसेज निकलेगी तो क्या करेगी? वो टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाएगी। तो 1780 से पहले जितना टेम्परेचर था वो लगभग 15 डिग्री था। तो हमें कोशिश करना है इसको कि हमारी अब अर्थ का टेम्परेचर 16.5 डिग्री से ऊपर ना जाए। ये सामान्यतः मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा फिक्स नहीं है। अधिकतम 17 डिग्री तक जाए। किससे पहले? 1780, सन 1780 से पहले। 1780 में क्या हुआ? क्यों ऐसा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा? उसका रीजन एक ही था कि उस टाइम पे उद्योगों में क्रांति हुई थी। ठीक, उद्योगों में क्रांति हुई थी। तो ये सबसे पहली क्रांति कहाँ हुई थी भी मैं बता दूं, ये इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में सबसे पहले मशीनों का प्रयोग करना शुरू किया था। अब आप देख सकते हैं बिना मशीनों के कुछ नहीं है। गाड़ी बन रही है, बाइक बन रही है, उसको आदमी नहीं बना सकता, मशीनें ही बना रहे हैं। हम लोग जैकेट पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, या हम जूते पहनते हैं, उनको भी सब मशीनें बना रही है। सब काम मशीनें। यहाँ तक कि अगर सड़क की खुदाई भी हो रही है या ये आपका बुलडोजर भी चल रहा है, वो भी देखो आप मशीन ही है। वो क्या करती है कि वो उसमें तेल डालते हैं। तेल कैसा है? वो आपका जीवाश्म ईंधन है। अब जब तेल, पेट्रोल, डीजल, CNG गैस, अब इसका दहन होता है तो ऐसी गैसें निकलती है जो पोल्यूशन फैलाती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस सारा का सारा जो ये करना है हमको कंट्रोल, वो सिर्फ ग्रीन हाउस गैस को करना है। तो पेरिस समझौते में का कब हुआ? 2015 में। कहाँ हुआ? पेरिस शहर में हुआ। क्या बात हुई इसमें? हमको अर्थ के टेम्परेचर को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, यानी कि 1780 से पहले जो टेम्परेचर था उसको अगर हम मान के चले 15 डिग्री, तो हमें अधिकतर इसको प्रयास करना है 16.5 डिग्री तक। पूरी अर्थ का टेम्परेचर, ऐसा नहीं किसी कंट्री का, पूरी अर्थ का टेम्परेचर इसके अंदर हमें रखना है। एक बात ये हुई। नंबर 2 बात, इसके बाद जो है कार्बन चक्र को भी संतुलित करना है। इसका मतलब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जितना हम ये ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कर रहे हैं, उतना ही हमको जो है इतने पेड़ लगाने हैं कि जितना हम करें उतना ही पेड़ पौधे, उतना ही हम जो है इसको सोख लें। अगर हम 10 किलो ग्रीन हाउस गैस कर रहे हैं उत्सर्जन इसका अपने उद्योगों से, अपने धंधों से, अपने कामों से, क्रियाकलापों से, तो हम वन पेड़ पौधे इतने लगाएं कि ये आपस में सोख ले, ताकि ये चक्र जो है ये संतुलित बना रहे। कर रहे हैं 10, सोख रहे हैं 8, एक साल में 2 किलो ये ज़्यादा हो गया। अगले साल फिर 12 कर दिया, पेड़ और काट दिए हमने, 6 हो गया।
फिर माइनस में और 6 चला गया, ज़्यादा होने लगा, बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैसेज, बढ़ रहा है तो क्या होगा, कार्बन चक्र असंतुलित होगा। ये बात हो गई, संतुलित करना है। और जो गरीब देश हैं, जो कि विकासशील देश हैं, उनको जलवायु वित्त का प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि अब बेचारे जो गरीब देश हैं वो भी कोयले से ही चल रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो सोलर प्लांट लगा सके, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा से काम कर सके, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो आपका ये एटॉमिक रिएक्टर लगा सके, परमाणु ऊर्जा से काम कर सके, इस तरह की। और उसके बाद जो है वो कोयले से काम चलाते हैं तो ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा निकलती है, तो गरीब देशों को अमीर देश क्या करेंगे, पैसा देंगे, वित्त देंगे, किसके लिए, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। क्या प्रभाव पड़ेगा सकारात्मक इस किसका, ये आपका पेरिस एग्रीमेंट, इसको पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं, पेरिस समझौते। पहली तो बात ये है कि हम अगर भारत पे क्या पड़ेगा प्रभाव, ये सब संस्थाएं होती है जो कि डेटा कलेक्ट करती हैं, जो कि एनालिसिस करती हैं। कोई जर्मनवाद संस्था है, इसने कहा कि भारत भी आपदा प्रभावित देशों में सूची शामिल है। अब भारत भी तो समुद्र के पास है, इधर ये देखा होगा आपने चेन्नई पास है, इधर ये देखा होगा मुंबई पास है, इधर ये देखा हो कल कोलकाता पास है। भाई भारत का नक्शा ऐसे ही तो बनाया जाता है। ये देखिए ऐसे करके भारत, ये तो सही से बन नहीं रहा है इसमें, और ये भारत है हमारा। यहाँ कोलकाता है, पता नहीं आप लोग को पता होगा नहीं पता, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है, और शहर पास 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 है यहाँ पे। अब अगर समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो इन शहरों में भी तो पानी घुसेगा, और इसको इंडिया को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर लोग भी यहाँ से डिस्प्लेस होंगे, अव्यवस्था फैलेगी, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें, इंडस्ट्री है जो कि पैसा देती है, जो कि विकास में योगदान करती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट भारत के लिए होगी। ठीक, तो अच्छा प्रभाव क्या पड़ेगा, पहला तो ये है कि वैश्विक तापमान को सीमित करना जलवायु के प्रति भारत की संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। ठीक है, सब ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये लोग हर साल कोप कर रहे हैं, भारत भी सम्मिलित हो रहा है, आपदा प्रभावित में है, इसको परेशानी हो सकती है अगर ये क्लाइमेट चेंज होता रहा या ये टेम्परेचर बढ़ता रहा। तो सबसे पहली बात तो कि ये संवेदन सेंसिटिव बनेगा, इंडिया भी सेंसिटिव बनेगा। भाई आप सम्मेलन करने जाते हो कहीं, और उसमें बातचीत होती है, उसकी अच्छाई भी चीज़ें बताई जाती हैं, उसकी बुराई भी बताई जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आदमी का दिमाग पड़ता है कि नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और वो कुछ ना कुछ काम करता है जा करके। इसलिए तो कहते हैं कि सत्संग में जाओ, सत्संग में जा करके अच्छी बातें सुनो, 20 बातें अच्छी सुनोगे, हो सकता है एक दो बात आपको अच्छी लग जाए और अपने जीवन में उतार ले। आप सत्संग करने जाओगे ही नहीं, या अच्छी चीज़ सुनने जाओगे नहीं, या विद्वानों के पास बैठोगे ही नहीं, तो फिर तो चांसेस और ज़्यादा कम है कि आप कुछ अच्छा आदमी बन सकते हो। नंबर 2, इसमें क्या लिखा है, समझौते में वित्त व तकनीकी साझा करने का प्रावधान है। अभी फिर मैंने बताया कि जब हम इसमें एग्रीमेंट में एंटर करेंगे तो हमें अमीर देश जो है वो हमें टेक्नोलॉजी भी देंगे। अमेरिका इसलिए अमीर नहीं है कि केवल उसके पास पैसा है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। यूरोप के कंट्री, इंग्लैंड, जर्मनी, पेरिस, फ्रांस, ये सब चीज़, फ्रांस शहर है, पेरिस इसका शहर है, फ्रांस कंट्री है, ये सब इसलिए अमीर नहीं है इनके पास पैसा है, बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। देखो आपने देखा होगा इजराइल, तो ये भी जानते हैं समुद्र से पानी से जो है पीने वाला पानी कैसे बनाते हैं। अब समुद्र से हमारे पास बना भी सकते हैं तो कि बहुत महंगा पड़ता है वो, तो हमें सस्ते में मिल जाए, हम अपना काम कर ले, हमें जैसे सोलर प्लांट लगाने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए, सस्ती मिल जाए, हम भी बनाना सीख लें उसको, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे क्लाइमेट चेंज से हम भी इसमें सहयोग दे सकते हैं। इसके बाद समझौते में कार्बन चक्र संतुलित करने का प्रावधान है, बिल्कुल है, मैंने बताया जितना पैदा करें उतना ही हम उसको ऐसा करें कि एब्जॉर्ब कर लें। इसलिए देश में वन क्षेत्र वह आर्द्र भूमि में वृद्धि हो सकती है। जब हम इसकी बात है तो हम पेड़ पौधे और भी लगाएंगे। देखा होगा सरकार भी कहती है कि सड़क के किनारे पेड़ लगाओ, पर्यावरण दिवस पर लाखों हजारों पेड़ जो है बांटती हैं कि लोग पेड़ लगाएं, खाली भूमि में पेड़ लगाएं। ठीक, अब इसके देखो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। कोई भी आप विषय पढ़ोगे तो हमेशा याद रखना उसकी पॉजिटिविटी भी होती है, उसकी नेगेटिविटी भी होती है। कुछ हमको पॉजिटिव लिखना है, कुछ हमको नेगेटिव लिखना है, और फिर जब हम कंक्लूजन लिखेंगे किसी भी पेपर में तो हम पॉजिटिव, हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव होते हुए लिखना है हमको। ठीक, अब नेगेटिव क्या है, पहली तो बात इसमें कहा है कि आप अपनी उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है कि आप इससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस नहीं पैदा कर सकते, इससे भारत की आर्थिक विकास दर दुष्प्रभावित हो सकती है। अब देखो भारत अधिकतर काम कोयले से करता है, भारत की जो जो आपके वाहन है, जो आपकी इंडस्ट्री है, उससे हम लाइट भी कोयले से बनाते हैं। अब एकदम आप हमारे ऊपर, ये इंडिया के ऊपर आप कह दोगे कि इससे ज़्यादा आप नहीं जला सकते कोयला, या इससे ज़्यादा आप ये नहीं कर सकते जो है उत्सर्जन, तो हमें तो इंडस्ट्री बंद करनी पड़ जाएगी, और हम अपनी पब्लिक का, हम अपनी जनता का,
हम कैसे उसको जो है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे? तो हम एकदम भी बंद नहीं कर सकते, एकदम रिप्लेस नहीं हो सकती टेक्नोलॉजी। और ये लोग देते कहाँ है टेक्नोलॉजी? ये बात ही तो करते हैं इसमें सम्मेलन में, समझौते में। ये इतना जल्दी देते भी नहीं, बस बात होती है कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम हमें हमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बिजली वैसे ही अभी तक पूरी नहीं पहुंची है देशों में, उसमें लोगों के पास समय से बिजली आती नहीं है। और भी बहुत सारे जो है हमारी इंडस्ट्री है, हम नहीं एकदम काट सकते इसको। भारत की तेल एवं गैस कंपनियों को स्वच्छ ऊर्जा के लिए नई तकनीक विकसित करने हेतु भारी निवेश करना पड़ेगा। मैंने कहा कि जो कि हमारी टेक्नोलॉजी है, चाहे हम परमाणु रिएक्टर लगा करके हम उसको जो है बिजली बनाएं, या हम जो है पवन ऊर्जा से बनाएं, या हम जो है आपका सौर ऊर्जा से बनाएं। तो अभी देखो, आप सौर प्लेट लेने चले जाओ, अगर घर घर की बिजली चलानी है तो 3-4 लाख रुपए का प्लांट लगता है, तब जा करके वो जो है प्लांट काम करना शुरू करता है, केवल घर की। अब कौन 3-4 लाख रुपए खर्च करेगा? बिल आता है 400-500 रुपए का। अब 400-500 रुपए की बिजली कैसे आ रही है? वो कोयले से बिजली बन रही है या डैम से बना रहे हैं, बड़े बड़े डैम बना रखे हैं नदी के ऊपर। अब कोई भी कंपनी जो हमको गैस कंपनी है या हमारी जो है लाइट कंपनी है, इनको अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी लाइट, इतनी ज़्यादा लाइट बनानी है तो भाई इनको तो खरीदना पड़ेगा। अभी इसके अभी क्यों खरीदें? अभी जब हमारा 500 रुपये में काम चल रहा है, हम क्यों 3 लाख का जो है प्लांट लगाएं? तो ये इसकी नेगेटिविटी है कि भाई हमारे पास अभी पैसा नहीं है, आप लोग इतना जल्दी पैसा नहीं दे रहे हो। तो सकारात्मक प्रभाव भी लिखना है, नकारात्मक भी। बहुत अच्छा ये टॉपिक है, इसको बस समझना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो एमसीक्यू में लिखना है, और अगर ये एमसीक्यू में इसको टिक करना है, और यदि ये आता है आपका राइट करने के लिए सब्जेक्टिव पेपर में, तो उसको हम लिख देंगे। ठीक। अब एक चीज़ और मैंने इसमें लिखा है कि जो हमारी 28वां कोप हुआ, ठीक, ये कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। यूएई की कैपिटल दुबई है। तो इसमें क्या बात हुई, 3-4 बातें वो भी पढ़ लेते हैं। इसमें देखो, जो भी सम्मेलन होता है इसमें बोलते बहुत ज़्यादा है, इतना ये धरातल पे नहीं लाते। इसमें बातें होती हैं, इसमें एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन उसको बहुत ये व्यवहारिक धरातल पे उतर नहीं पाता। इसमें क्या बात हुई COP28 में? पेरिस का एग्रीमेंट पढ़ लिया हमने। वो देखो, याद रखना, आप 2 डिग्री करना है कम, मतलब 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े। किससे? IR से। IR का मतलब इंडस्ट्रियल रेगुलेशन और औद्योगिक क्रांति। और प्रयास तुम्हारा रहेगा 1.5 डिग्री तक ही। ठीक। अब COP28 में क्या है मेन? एक तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करो, वही पवन ऊर्जा बढ़ाओ, सोलर ऊर्जा बढ़ाओ, एटॉमिक ऊर्जा बढ़ाओ। भाई इसको, कोयले को बंद करो फूकना, ये पेट्रोल डीजल को मत करो आप इससे। अब देखो, आपने गाड़ी भी, अब सब ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हो रहे हैं। स्कूटी भी देखा होगा आपने, सब लोग स्कूटी कहाँ ले रहे हैं इसकी, पेट्रोल डीजल की? अब सब इलेक्ट्रिक स्कूटी दौड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो ये अच्छा भी है पर्यावरण के लिए, क्योंकि उसके उससे निकलती ही नहीं जो है वो आपका इंजन में दहन ही नहीं होता पेट्रोल डीजल का, उससे जो है ग्रीन हाउस गैसेज निकलती ही नहीं, एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ता नहीं। स्कूटी क्योंकि रेंज में आ गई है 50-60 हज़ार रुपये में। अब गाड़ियाँ भी बहुत आ रही हैं, देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने लगे। टाटा कंपनी बार बार लॉन्च कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले इन्होंने, टाटा ने जो है अभी ये नेक्सॉन भी इन्होंने लॉन्च की ईवी। और टाटा ने जो है ये पंच भी अभी पिछले महीने लॉन्च कर दी अभी ये, लेकिन ये 13 लाख की है, बताओ। पेट्रोल में लोगे तो 6 लाख की है, कौन लेगा उसको 7 लाख रुपए इतनी महंगी? अभी ये टाटा हैरियर भी ये लॉन्च करने वाले हैं। टाटा हैरियर भी अभी, ये वैसे गाड़ी आती है 25 लाख की, लेकिन इसको मुझे नहीं लगता है 30-35 लाख से कम लॉन्च करेंगे। अब भाई कौन चलाएगा उसको, इतनी महंगी को गाड़ी को? तो इसमें बात किया गया कि हम टेक्नोलॉजी देंगे, हम पैसा देंगे, आप काम करो बस, क्योंकि इसी से हटेगा। इसमें नंबर 2 क्या कहा इन्होंने? इसमें कहा कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर गैर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को व्यापक रूप से कम करने का आह्वान किया गया। मतलब कि आप केवल कार्बन डाइऑक्साइड पे ध्यान मत दो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करो, उसको कम करो, और भी मैंने ग्रीन हाउस गैसेज पहली वीडियो में आपको बताया था, जो उनको भी तो कम करना है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड से। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यही ग्रीन हाउस गैसेज है जो प्रभाव डालती है, लेकिन बाकी चीज़ों को भी तो हमको कम करना है। दूसरी गैसें जो निकलती है जैसे मीथेन, ये बात कही गई इसमें। जीवाश्म ईंधन से, फोसिल फ्यूल को भी कम करो। फोसिल फ्यूल क्या होता है? वही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोयला। हम्म देखो, मिट्टी का तेल बंद ही हो गया, ये भी फोसिल फ्यूल था। फोसिल फ्यूल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जियास, पुराने समय में जो पशु पक्षी पेड़ पौधे सब धरती के नीचे दब गए थे, और ये दबने के बाद अब लाखों करोड़ों साल पहले, और अब उन्हीं से जो है, उन्हीं का जो है तेल बन गया वो प्रेशर में और टेम्परेचर से धरती के अंतर्गत।
और हम लोगों ने क्या कुआं डाल करके कुआं की तरह जो है वो होल करके उसमें, और हम तेल निकालते हैं, कुछ दिनों में ख़त्म भी हो जाएगा ये जीवाश्म ईंधन। ये तो क्योंकि निश्चित है, अनवीकरणीय है ये, इसको नवीकरण नहीं किया जा सकता। अगर 1000 लीटर माना माना 1000 लीटर है तो 1000 लीटर ही बचा है बस, ठीक, क्योंकि ये बन इतना जल्दी तो बन नहीं जाएगा कि 10 दिन में बन जाएगा या 10 साल में बन जाएगा, ये तो करोड़ों साल में तैयार हुआ है फॉसिल फ्यूल तो इससे भी आप दूर जाओ। COP28 अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ऊर्जा प्रणाली में जीवाश्म ईंधन से उपयुक्त, व्यवस्थित एवं समतामूलक तरीके से दूर जाना, ठीक है, इसको कम करो, बंद करो धीरे धीरे करके। और इस दशक में जो कि चल रहा है, तीव्र कार्य करने का आह्वान किया गया ताकि 2050 तक शुद्ध शून्य प्राप्त किया जा सके। ये कह रहे हैं कि 2050 तक ऐसा कर दो कि जितनी हम ग्रीन हाउस गैस पैदा करें उतनी हम पेड़ पौधे लगा के उसको सोख दो, ताकि बराबर होता रहे। मान लिया 10,000 रुपये कमा रहे हो तो 10,000 रुपये ही भाई खर्च करो। अगर 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो 10,000 रुपये ही कमाओ। खर्च तो कर रहे हैं 12,000 रुपये, कमा रहे हैं 10,000 रुपये, घाटा बढ़ता जा रहा है। पैदा तो कर रहे हैं CNG 10 किलो ये आपकी ग्रीन हाउस गैस, और हमारा सोख रहे हैं हमारे पेड़ पौधे केवल 8। तो ये तो सीधी सी बात है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती चली जाएगी और ये घटता चला जाएगा। तो इसको करना है, ठीक। COP28 में एक बात हो कही गई कि परमाणु ऊर्जा क्षमता को भी भाई बढ़ाओ, इसको बंद करो कोयला वेला को। इसके बाद कार्बन क्रेडिट की बात हुई। कार्बन क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है? इसका जन्म हुआ 1997 में, कहाँ हुआ? क्योटो नगर में। किसके अंतर्गत? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। इसमें क्या हुआ, एक कंपनी है मान लिया, इसने 10 किलो सी ये ग्रीन हाउस गैस पैदा की। एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, इसने 12 kg ग्रीन हाउस गैस किया। अब सरकार ने कह रखा है कि 11 kg से ऊपर कोई कंपनी अपने उद्योग धंधे ये नहीं कर सकते। अब इसको क्या हुआ, 1 किलो कम की इसने, जितना करना चाहिए था। इसने क्या किया कि 1 किलोग्राम ज़्यादा कर दी। अब इसको समस्या आ गई कि कहीं मेरा कैंसिल ना हो जाए लाइसेंस जो मैं इंडस्ट्री लगाया हूँ। तो ये कह रहा है, ये समझौता कहता है कि आप इसके साथ बात कर लो। इसने 1 किलो कम किया है, क्योंकि टोटल होना चाहिए क्या, 11 इस पे टोटल होना चाहिए 22 kg। ओके, तो ये 12-22 तो ही रहा है, तो ये इससे कुछ पैसे वैसे लेके क्रेडिट इसको बेच करके ये कुछ पैसे ले लेगा और ये दिखा देगा कि इसने जो ये 1 किलो कम किया है, ये 1 किलो मेरे पे सेट कर दो, बल्कि ये आपस में पैसा दे देंगे ताकि नेट तो हमारा 22 ही बना रहे, ठीक। तो ये कार्बन क्रेडिट ये कहता है। कब हुआ है? 1997 में। किस समझौते के तहत हुआ? UNFCCC वाले। कहाँ, किसके अंतर्गत? क्योटो प्रोटोकॉल में। ये भी प्रोटोकॉल, कन्वेंशन या समझौता, ये सब एक ही होता है। किसके ऊपर है? ये CNG के ऊपर है, ठीक। यही लिखा है, जलवायु परिवर्तन के उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन कम करने का मौद्रिक तरीका है, ठीक। और उसके बाद इस क्रियाविधि के अंतर्गत कंपनी कार्बन उत्सर्जक संस्थाएं निर्धारित सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करती है तो उसको पुरस्कार स्वरूप कार्बन क्रेडिट कम प्राप्त होता है। ये बताया मैंने, कम कर रही है तो 1 किलोग्राम का क्रेडिट मिल गया, इसको बेच दिया इसने किसको? ज़्यादा वाले को, और ज़्यादा वाले को बेच दिया तो इसको पैसा मिल गया। ये देखो, धन बेचकर अर्जित कर सकती है, जबकि इसके विपरीत अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनी दूसरी कंपनी से कार्बन क्रेडिट हासिल कर दंड के रूप में लगने वाली पेनल्टी तथा लाइसेंस रद्द होने से बच सकती है। ये समझना है, इसको लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हो जाता है, समझ में आना चाहिए। समझ में क्या है, ये इतना ही मुद्दा है। ओके, आगे नंबर 2, कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स गवर्नमेंट लगाती हैं, किसके लिए? यदि आप ज़्यादा कोई जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन कर रहे हैं, ये कार्बन टैक्स लगाते हैं। इसके बाद बात होती है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। फिर वही बात आई, मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, जीवाश्म ईंधन से दूर जाना है, पेट्रोल डीजल कोयले का प्रयोग कम करना है, सोलर लाइट का ज़्यादा करना है। तो ये हमारी अर्थ है, जो मैंने नीचे फोटो में दिखाया है, चित्र में दिखाया है। सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ से कहाँ पड़ती है? यहाँ के यहाँ बीच में पड़ती है, ये इंडिया है, ठीक। अब जब सबसे ज़्यादा सोलर लाइट पड़ती है यहाँ पे, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बताने लगा यहाँ पे क्यों पड़ती हैं। सूर्य हमेशा याद रखना कि इन देशों के यहाँ से सर्दी गर्मी में रहेगा यहाँ 23 जून को, और ये 22 दिसंबर को आएगा यहाँ, फिर ये वापस जाना शुरू करेगा, इसकी रोशनी फिर वापस आएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे वर्ष भर क्या होती है, सनलाइट की प्राप्ति होती है।
अब सनलाइट की प्राप्ति होती है तो हम यूज कर सकते हैं सोलर प्लेट्स का, लाइट बना सकते हैं। इन कोयला पेट्रोल डीजल से मुक्ति पा सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज से मुक्ति पा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज होने से रोक सकते हैं, जलवायु परिवर्तन होने से रोक सकते हैं। तो एक गठबंधन, एक अलायंस बनाया किसने? मोदी साहब ने, इंडिया ने, और एक फ्रांस की गवर्नमेंट ने। इन्होंने कहा कि हम आपको, आप गठबंधन बनाओ इन सब देशों को मिलके, ठीक। ये बना 2015 में, और इसने जो है बात हुई कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे और आप इस पे जो है इसको अपने यहाँ सोलर प्लेट्स को या सन सोलर एनर्जी को बढ़ावा दें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में है। यहाँ लिखा है, ये देखिए 2015 को पेरिस में इसका किया गया है, ये बनाया है गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है, विकसित देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का उद्देश्य रखता है, ठीक। मुख्यालय इसका गुड़गांव में है। और ये पूंजीगत समर्थन, वही बात की कि पैसा देगा, टेक्नोलॉजी देगा, और आप इस पे, इससे निर्भरता आपकी जो फोसिल फ्यूल्स पे है, आपकी जीवाश्म पे है, उस पर कम होगा। फिर आगे लिखा है ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में गठबंधन बनाना, भाई हमने कर लिया आपस में। तकनीकी लेंगे हम, निवेश समर्थन प्रदान करने और इस ऊर्जा को उपयोगी बनाने के लिए नीतियों का समर्थन करने का कार्य किया है। ये गठबंधन है, आपस में ग्रुप है। इसमें आई थिंक 119 120 कितना कंट्री है, ये आप देख लेना इसका कितना कंट्री है। मेरे हिसाब से 119 कंट्री है इस गठबंधन में। ये किसके लिए कार्य कार्य करता है? ये कार्य करता है सोलर लाइट को बढ़ाने के लिए, ठीक, और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। किसके बीच हुआ था शुरू? ये भारत ने शुरू किया है फ्रांस के साथ के मिल करके, बहुत सारे कंट्रीज से जुड़ रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्या है? प्रदूषण पे नियंत्रण रखता है। ये एक संगठन है, ये भी भारत सरकार का, 1974 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत है। क्या काम करता है? प्रदूषण मानकों की स्थापना करता है। अब कितना प्रदूषण आप निकाल रहे हैं, कितनी गैसें आप उद्योग छोड़ रहे हैं, वाहन छोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कारों में भी आप चेक होता है, एनवायरनमेंट की स्लिप वो कटवानी पड़ती है, ठीक। पोल्यूशन की जो उस पेट्रोल पंप पे लगा रहता है, तो सब निर्धारित करते हैं, वो देखते हैं इंजन से कितना धुआं निकल रहा है, कितना उसका PM स्तर होना चाहिए, कौन कौन सी गैसें निकल रही है। ये कौन काम करता है? नियंत्रण बोर्ड बताता है आपको इस मानक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर निगरानी करता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपका कभी कभी दिल्ली का पता चला पोल्यूशन बहुत हो गया, किसका ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, किसका कम हो रहा है, क्या समस्या हो रही है, किस इंडस्ट्री के कारण हो रहा है, सुझाव देता है ये नियंत्रण के लिए। भाई आप वाहनों में ये करो, आप उद्योगों में सरकार को बोलता है कि आप ये अप्लाई करवाओ, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या आप जैसे ईंट के भट्टे हैं, इसमें चिमनी पे ऊपर लगा होना चाहिए जो फिल्टर करके गैस को जो है आपका वो करे, शुद्ध गैस, शुद्ध हवा छोड़े। ये नहीं कि एकदम जो निकल रही है उसी को छोड़ दिया। फिल्टर विल्टर लगा के टेक्नोलॉजी का यूज करके करे। सुझाव देता है गवर्नमेंट को, अनुसंधान और विकास करता है, वही टेक्नोलॉजी कैसे जो है नई नई आए, ताकि जो है पोल्यूशन, हम पोल्यूशन हो भी रहा है किसी इंडस्ट्री से, तो वो आपका जो है कैसे उसको कम करके हम वायुमंडल में छोड़े। शिकायत भी, अब मान लिया आपके यहाँ फैक्ट्री लगी, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, कचरा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पता नहीं कौन कौन से प्रदूषण कर रही हैं, तो आप शिकायत कर सकते हैं। किस में? CPCB में, दिल्ली में है ये। तो ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मदद करता है। अब देखो, आपको पता है कि मोटर के लिए सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट की स्लिप काटने रहती है। हम लोग क्या करते हैं? एक तो हमारे पास कागज़ होने चाहिए बाइक के या जो भी गाड़ी है, एक एनवायरनमेंट की स्लिप होनी चाहिए जो हम कटवाते हैं, नहीं तो चालान कटता है इस पर भी, ठीक है। एक हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये भी एक्ट है, इसके तहत ये लोग वसूलते हैं। 1989 में लागू किया भारत सरकार ने। सबसे पहले तो बात है कि आपको रजिस्ट्रेशन नया वाहन खरीदना है तो आप अधिकारी के सामने काम ले जाते हैं, हम RTO में ले जाते हैं, पंजीकरण कराओ उसको, ताकि वो संतुष्ट हो सके कि ये पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हेतु फिट है, ये सही है, पर्यावरण का ये नुकसान नहीं करेगा। निर्माण, वो मोटर वाहनों के रख रखाव आदि के संबंध में फिर वही बात है कि आपने देखा होगा कि आपका अगर इंजन से ज़्यादा धुआं निकल रहा है, वो चालान कट सकता है, उसको एनवायरनमेंट को आप ख़राब कर रहे हो। तो ये बताता है कि इससे ज़्यादा अपनी अपनी गाड़ी, इसका मतलब गड़बड़ है आपकी गाड़ी अगर इससे ज़्यादा जो है पोल्यूशन कर रही है।
ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जैसे गाड़ियों के हैं, बाइक्स के हैं, ट्रकों के हैं, इनको बता के रखते हैं आप इंजन ऐसे करो, इससे ज़्यादा ना निकले इसमें से जो है गैसेज। अभी देखा हो आपने कि 2019 से BS6 लागू हो गया, गाड़ियाँ भी बहुत महंगी हो गई 2019 के बाद, क्योंकि इन्होंने जो है अब एनवायरनमेंट पे टाइट हो गए ये लोग कि इससे ज़्यादा उत्सर्जन आप इन ग्रीन हाउस गैसेज का नहीं कर सकते, तो इनको मोटर गाड़ियों वालों को, वाहनों वालों को अपने इंजन में चेंज करना पड़ा, टेक्नोलॉजी नहीं लगानी पड़ी। ये वाहन एक्ट बताता है कि भाई जो घातक वस्तु ले जा रहे हैं उनकी प्रकृति दर्शाने के लिए लेवल को प्रदर्शित करना होगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई गैस सिलेंडर वाला ले जाता है, आपने देखा होगा कोई पेट्रोल का ट्रक जा रहा है, डीजल का ट्रक जा रहा है, या CNG भर के जा रही है, तो उस पर लिखा होना चाहिए, लिखा भी रहता है उस पर, ट्रकों पे देख रहे हैं सावधान, आग से दूर रखे, या इसमें एक्सप्लोसिव है। ट्रेनों में भी लगा रहता है, देखोगा आपने कि पूरी ट्रेन भर के जा रही है पेट्रोल की। और चालक को दुर्घटना होने पर सुरक्षा के मूलभूत उपाय से परिचित होना चाहिए, और वो 10वीं पास तो कम से कम होना चाहिए। ठीक, उसको पता होना चाहिए अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको कैसे उस समय पे मैनेज किया जाएगा। सुरक्षा मानकों का पालन करें सब, प्रत्येक वाहन, इंडस्ट्री, जैसे अब देखो कार जो बन रही है उसमें 6 एयर बैग आने लगे हैं। ठीक, ये भी इसमें है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। एक्ट में विभिन्न अपराध और उनके जुर्मानों की भी प्रावधान है, कोई अगर इसको तोड़ता है तो वही उसका चालान भी कटेगा और वो होगा। तो ये आपका पेपर हुआ जो कि एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेज है, हेल्थ एनवायरनमेंट से कैसे रिलेटेड है। ये इस समय सारी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एक माइनर पेपर के रूप में इसको लोग पढ़ते हैं, इसको मेन पेपर के रूप में भी पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट बेसिकली पेपर है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी में 2 सेक्शन होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी जंतु विज्ञान होता है और बॉटनी होता है आपका ये आपका पौधों का विज्ञान। ठीक, तो पौधों के विज्ञान के अंतर्गत ही हम इसको एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं। और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बर्निंग इश्यू अब पूरे वर्ल्ड में हो चुका है, और इसके अब कहते हैं ना कि कॉन्सिक्वेंसेस या इसके रेपरकेशन भी दिखने लगे हैं, दुष्परिणाम भी दिखने लगे हैं। तो ये बहुत जल्दी विकसित हो रहा है, एग्जाम में भी, हर तरह के एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम छोटे से लेकर बड़े तक एनवायरनमेंट का इशू रहता ही है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा बर्निंग है, चाहे 1972 का हम ये लेते हैं आपका एग्रीमेंट, और ये चाहे हम 1992 का लेते हैं, चाहे हम क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का लेते हैं, चाहे 2015 का ये पेरिस एग्रीमेंट लेते हैं। कोप कैसे काम कर रहा है, कोई भी आप मैगजीन पढ़ो करंट की, उसमें आपको कोप दिखेगा ही दिखेगा, जब भी कोप होता है एनवायरनमेंट का टॉपिक दिखेगा ही दिखेगा। एनवायरनमेंट से अगर आपको पढ़ना है आप भाग नहीं सकते। मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। आगे वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगा, और अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।